हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टिम्बर का वही पार्ट जहां तक हम लोगों ने किया था उसके आगे। तो हम लोगों ने 19 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज 19 क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे, 19 क्वेश्चन के आगे देखेंगे क्या देखने को मिलता है हमें। हाँ जी, आप लोग आ जाइए, जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। जल्दी से लाइव जुड़े हैं आप लोग, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। लाइव आ गए? कौन कौन आ गए हैं? प्रद्युम्न और धनंजय। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं पार्ट। हाँ जी, स्टार्ट करें। कल के पार्ट से आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से आपका पार्ट हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, स्टार्ट करें आज का पार्ट। आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं मुझे। आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं मुझे। ब्रिक के देखिए 3 टेम्परेचर होते हैं, मैंने आप लोग को बताया था। अलग अलग टेम्परेचर। तो अलग अलग टेम्परेचर आपके पास पर है। 400 to 600 में यू कैन सी डिहाइड्रेशन, और उसके बाद ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है 600 से 900, और 900 के बाद होता है वेट्रिफिकेशन, जिसे हम बर्निंग टेम्परेचर बोलते हैं। चलिए, तो कल क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिया था, आज अपन क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, द प्लाईवुड मेड बाय बाइंडिंग टुगेदर thin wooden sheet in such a way that the angle between grain of any layer to the grain adjacent layer is। क्या होगी? एक दूसरे से जो एडजेसेंट लेयर रहेगी उसके ग्रेन का एंगल एक दूसरे से क्या होगा, बताइए। हाँ
जी, इसका आंसर क्या होगा बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन डी। कुछ इस तरह से हैं आपके पास पर ट्री, कुछ इस तरह से ग्रेन्स है। इसके ऊपर वाला जो आएगा उसके ग्रेन्स कैसे रहेंगे, इसके ऊपर जो लेयर रहेगी, या एक अलग लेयर बना देता हूँ जो उसके नीचे लगाई जाएगी, उसके ग्रेन्स रहेंगे कुछ। इसलिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली दोनों ही इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी रहती है। इन दोनों को आपस में लगाया जाएगा तो एक दूसरी ग्रेन से एक दूसरे का जो एंगल रहता है ग्रेन्स का, एक ऐसी लगाई गई एक ऐसी लगाई गई है, तो यहाँ जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्री both tree yield softwood? In which of the following pair of tree both trees yield softwood? सॉफ्टवुड देखने को मिलेगा। हाँ जी बताइए। सभी लोग आंसर दें। ट्वेंटी वन का आंसर दे सभी लोग। हाँ जी जल्दी जल्दी दे आंसर। ओके 21 का डी दे रहा है। दो तरह के ट्रीज होते हैं बेसिकली यदि अपन बात करें तो, एक होते हैं एंडोजीनियस, देखता है एक्सोजीनियस। इसके अंदर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉनिफर और एक होते हैं डेसिडियस। दिस वन majorly give you hardwood and this one majorly give you softwood। okay. softwood देता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें कि यहाँ पर सॉफ्टवुड कौन है और आपके पास पर हार्डवुड कौन है, ये आपको देखना होगा। पहली बात हार्डवुड कौन है, ये तीनों आपके पास पर क्या है, दे आर हार्डवुड, सभी हार्डवुड। यदि सभी हार्डवुड है तो आपके पास पर तीनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे। दिस वन इज करेक्ट, चीर एंड देवदार बोथ आर। ओके नेक्स्ट, प्लाईवुड स्पेसिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। प्लाईवुड यदि आप लेने जाते हैं तो आपको प्लाईवुड किस फॉर्म में स्पेसिफाई किया जाएगा। नंबर ऑफ लेयर्स, कितनी लेयर्स वाला है आपके पास पर, एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ऐसे मिलाकर आपके पास पर एक टोटल प्लाईवुड आया। 3 लेयर लगाई आपने, फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर या चौथी लेयर, 4। दिस इज टोटल थिकनेस एंड दीज आर 4 लेयर। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लेयर्स रहेगी उतना आपको ज़्यादा थिक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास पर नंबर ऑफ लेयर्स एंड थिकनेस बोथ आर the properties through which we can differentiate between plywoods। गुड आफ्टरनून नवीन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट, ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रॉट द टिम्बर, है ना,
ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रॉट। ड्राई रॉट क्या कर देता है, दो तरह के रॉड देखने को मिल जाए आपको, जैसे ड्राई रॉट, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वेट रॉट थोड़ा पाउडर नहीं होता है, इट इज ड्यू टू alternate wet and ड्राई प्रोसेस की वजह से देखने को मिलता है। ओके तो ड्राई रॉट क्या है आपके पास पर, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, रिड्यूस टू पाउडर। ओके 23 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, शेक्स इन टिम्बर। शेक्स जो होते हैं, जैसे कल बताया था मैंने आप लोग को, आपको कुछ शेक्स दिखाए थे कल, याद होगा आपको तो यहां पर ये किस तरह का शेक है आपके पास पर, आंसर दे रहे हैं बिल्कुल अलग अलग तरह के हैं। ये थोड़ा रेयर मिलता है, इसके अलावा आपको देखने को मिलता है कपिंग फॉर्म हो जाती है। कैसे, इस तरह की फॉर्म हो जाती है। तो क्या बोल रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल सेपरेशन ऑफ वुड बिटवीन एनुअल रिंग। तो एनुअल रिंग्स जो होती है उनके बीच में सेपरेशन होता हुआ देखने को मिल सकता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये कप जो है बड़ा होता 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 इतना हो जाता है कि दो लेयर्स के बीच में डिफरेंस कर देता है, और ऐसा कैसे कप भी फॉर्म हो जाता है। तो इसका ऑप्शन है कौन सा, 24 का। हाँ जी बताइए। एनुअल रिंग्स में डिफरेंस हो जाना। ये रेयरेस्ट है, ये ऑलवेज देखने को नहीं मिलता है। ये देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है, कपिंग फॉर्म होते हुए ज्यादातर देखने को मिलती है, और वो स्टार शेक। ठीक है चलिए, मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन था ऑप्शन ए। द पीस ऑफ सॉन टिम्बर हुज डायमेंशन डू नॉट एक्सीड 5 सेंटीमीटर। हाँ जी बताएं। आंसर दे सकते हैं आप लोग। बैटन, दिस इज बैटन। ये है बैटन। ये है बैटन। इस बैटन की थिकनेस जो है लगभग आप ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं 50 mm के आसपास पर थिक। ये बैटन्स बनाए जाते हैं, इसे क्या बोला जाता है, बैटन।
क्या बोल रहा है, द पीस ऑफ स्वान टिम्बर, कटेड टिम्बर जो है, डायमेंशन डू नॉट एक्सीड 5 सेंटीमीटर ईदर इन ब्रेथ और थिकनेस। तो देखिए इसकी विड्थ भी ज़्यादा नहीं है और इसकी थिकनेस भी, लेकिन लेंथ काफ़ी ज़्यादा रहती है। सो दिस इज width and this is thickness. ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री यील्ड सॉफ्टवुड, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री यील्ड सॉफ्टवुड, जो सॉफ्टवुड के अंदर पर आएगा। अभी बताया था मैंने आपको, चीज जो है यह है आपके पास पर कॉनिफर्स, तो आप इसको लेकर आ सकते हैं कॉनिफर्स को सॉफ्टवुड में, और ये सभी आपके पास पर, ये सभी क्या है आपके पास पर, दीज ऑल आर हार्डवुड। अभी आगे ही समझा दिया था मैंने इस क्वेश्चन के बारे में, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। धनंजय समझ आया था पिछला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट था धनंजय? नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन वुड द फाइबर सैचुरेशन पॉइंट रिफर्स टू। फाइबर सैचुरेशन पॉइंट का पहली बात तो क्या मतलब होता है ये समझ में आना चाहिए। सैचुरेशन मतलब किसका सैचुरेशन, मॉइस्चर। सैचुरेशन कर्व बनाई जा सकती है कुछ इस तरह से कि आप उसके अंदर पर ज्यादा से ज्यादा कितना यदि मॉइस्चर निकालना है और ज्यादा ज्यादा कितना मॉइस्चर छोड़ना है। तो इन जनरल हम बात करते हैं आपके पास पर ट्री के अंदर पर, तो ट्री के अंदर पर जैसे आपको लिखा है इन रिस्पेक्ट टू मॉइस्चर कंटेंट इन वुड द फाइबर सैचुरेशन पॉइंट रिफर्स टू, तो फाइबर में कितना वाटर रहता है, कितना आपके पास पर सैचुरेट रहे, उससे रिलेटेड पॉइंट है आपके पास पर। तो यहां से फाइबर सैचुरेशन पॉइंट का कहने का क्या मतलब है, तो देखते हैं क्या लिखा है, फ्री वाटर प्रेजेंट इन द सेल, बिल्कुल फ्री वाटर प्रेजेंट इन द सेल की बात है। नेक्स्ट है फ्री वाटर प्रेजेंट इन द सेल वॉल एंड सेल कैविटीज, तो फिर आपके पास पर फ्री वाटर से रिलेटेड बात है। नेक्स्ट नो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट, ये गलत है, फ्री वाटर से रिलेटेड बात है लेकिन क्या, ये नो फ्री वाटर प्रेजेंट इन द कैविटीज, इसमें लिखा नो मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सेल वॉल एंड सेल कैविटीज। मॉइस्चर मे देयर बट देयर शुड नॉट बी एनी फ्री वाटर, फ्री वाटर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी फ्री वाटर नहीं होना चाहिए। हाँ आपका लेकिन फाइबर जो रहेगा, फाइबर या उसकी सेल रहेगी, दैट शुड बी मॉइस्चर, दैट शुड बी सैचुरेटेड, है ना। फाइबर्स में से पानी नहीं चला जाना चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा आपके पास एकदम ड्राई हो जाएगा। और जो देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा पुराना टिम्बर रहता है वो आपके पास ट्विस्ट कर जाता है, या आपके पास ट्विस्ट करने पर आपके पास पूरे फाइबर टूट जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर का मॉइस्चर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो मॉइस्चर फाइबर में रहे लेकिन फ्री वाटर प्रेजेंट ना रहे। और हम लोग क्या करते हैं, गुड आफ्टरनून मयंक, तो हम क्या करते हैं हमारी सीजनिंग प्रोसेस से हम कोशिश करते हैं कि इसी फ्री वाटर को क्या करें, रिमूव करें। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन डी, नो फ्री वाटर exits in the cell but shell wall are saturated, हाँ जी, which of these make timber more fire resistance, फायर रेजिस्टेंस कौन बनाता है, हाँ जी बताइए। ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। ट्वेंटी 28 का भी बता रहा है।
हाँ जी बिल्कुल। ये जो प्रोसेस है ये क्या है आपके पास पर, रेजिस्ट केमिकल अटैक। दिस प्रोसेस, आफ्टर दिस प्रोसेस और आफ्टर दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के बाद रेजिस्ट फायर। इसके अंदर पर क्या होता है, नो केमिकल, कोई केमिकल यूज नहीं हुआ, थोड़ा सा जला देते, सरफेस को काली कर देते, ब्लैक से सरफेस को कर देते हैं, उसके अंदर पर जो रिएक्टिव पार्ट हो सकता है उन सभी को अपन क्या कर देते हैं, बर्न कर कर उसका रिएक्शन की जो स्टेज तक जो रहेंगे या इनर्ट लेवल अचीव नहीं किया जिन्होंने, रिएक्टिव है, उनको अपन बर्न कर देते हैं ताकि वो रिएक्शन ही ना शो करे, है ना। वो होता है आपके पास पर चेयरिंग में। सेरेबल्स प्रोसेस में जो होता है वो क्या होता है, अपन सेरेबल्स प्रोसेस में अपन क्या यूज करते हैं, सोडियम सिलिकेट अप्लाई करते हैं और उससे क्या बना लेते हैं, फायर रेजिस्टेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। Which is the timber having maximum resistance against white ant? White ant के अगेंस्ट कौन रेजिस्टेंस देगा ज्यादा, व्हाइट एंट के अगेंस्ट कौन रेजिस्टेंस देगा, बताइए। बताइए कौन देगा, बी बता रहे हैं, बी। अरे 29 का भाई, 28 का नहीं, 29 का बताओ। हाँ जी बताइए। बी बता रहे धनंजय प्रद्युम्न। सबसे ज्यादा देखो ये भी करता है और ये भी करता है, ये भी करता है, ये नहीं करता है। तो नॉट वाला आता तो क्लियर था, चीर हो जाता है, पाइन हो जाता है, देवदार हो जाता है। इन पर व्हाइट एंड का अटैक बहुत ज्यादा होता है। व्हाइट एंड का अटैक तीनों में नहीं होता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये रैंक है इनकी। सबसे कम अटैक होगा टीक पर, उसके बाद अटैक होगा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है सेल पर, उससे भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है शीशम। इन दोनों की रैंक लगभग बराबर, इसकी बस थोड़ी सी ज्यादा है टीक वुड की। ठीक है, ठीक है भाई। तो आंसर इज ऑप्शन डी। फिर से बता दिया मैंने, सभी में होगा आपके पास पर व्हाइट एंड का बहुत कम अटैक होगा, लेकिन सबसे कम अटैक होगा टीक पर। बहुत हार्डवुड रहता है, डेंस काफी ज्यादा रहता है, तो चांसेस बहुत कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा ही सिंपल सा है। दीमक लगना होता है, पिछला वाला था टर्माइट्स बोल दो उसे, व्हाइट एंड बोल दो, है ना। दीमक कम से कम लगता है तो अपन टीक वुड को ही प्रेफर करते हैं। द एज ऑफ द ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ इट्स एनुअल रिंग, है ना, ये तो आप लोग को पता भी होगा। नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स के नंबर के बेसिस पर, जितनी ज़्यादा होगी यू कैन काउंट इट। लेकिन थोड़ा हार्ड वुड में प्रॉब्लम होता है
क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं रहती, इनडिस्टिंक्ट रहती है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है आपको पता करने के लिए। देखिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे 2 4 5 बार और पूछा गया है क्वेश्चन। 29 का आंसर, 29 का टीक है ना आंसर, टीक टीक नवीन टीक है आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर यूज्ड इन बिल्डिंग फ्रेम, बिल्डिंग फ्रेम के लिए जो यूज होगा, बिल्डिंग फ्रेम्स मतलब इसमें बहुत सारी चीजें जाएगी, डोर विंडो जैसी बहुत सारी चीज। नवीन सी बता रहे हो, नवीन नहीं, नहीं, मयंक सही बताए, बाकी लोग, प्रद्युम्न भी बी और सी में बता रहे हैं। It could be maintained between 6 to 12%. इन जनरल फॉर प्रैक्टिस जितेंद्र ने बताया 10% आप मान लेते हैं, लेकिन 6 से 12% तक होता है। इन जनरल if it is not given you can check it for 10%, which is in range of 8 to 12, 8 to 12 के रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट, seasoning of timber means, seasoning of timber means, बताइए भाई। सी बता रहे प्रद्युम्न। अरे सीजनिंग करने से टिम्बर बहुत ज़्यादा कुछ हल्की नहीं होती, पहली बात। और आपको उसको जितना हैवी रहेगा, जितना ज़्यादा, देखो वेट के साथ, डेंसिटी के साथ वेट भी बढ़ता है, तो जितना ज़्यादा डेंस रहेगा उतना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। जैसे टीक वुड काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, चीर काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, देवदार काफ़ी हल्का होता है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। वो आपके पास पर अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकते हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से टीक वुड ही काम आएगा, सैल ही काम आएगा आपके पास पर। प्रद्युम्न, आंसर इज रिमूविंग द मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ टिम्बर सीजनिंग टिम्बर, बताइए। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ सीजनिंग, दिस इज वेयर ऑल ऑफ दिस आर्टिफिशियल, बिल्कुल बॉइलिंग भी है, वाटर सीजनिंग भी है और केमिकल सीजनिंग भी, सभी सभी होते। नेक्स्ट 34, the timber which is resinous and catch fire easily, हाँ जी, बड़ा आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर।
हाँ जी, ये बता रहे हैं आप लोग। ध्यान से पढ़े ये वर्ड, कैच फायर इजीली। तो पहली बात तो इसके बारे में बात करूं, रिफैक्टरी के बाद, इट इज नॉन resinous and does not catch fire easily। तो क्वेश्चन का तो जस्ट अपोजिट ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, नॉन रिफैक्टरी। नॉन रिफैक्टरी जो होता है आपके पास बट वुड दैट विल कैच फायर इजीली, वो इजीली फायर कैच कर लेता है। ओके okay? जैसे इन जनरल कॉनिफर्स के साथ ये होता है। ओके okay? चलिए नेक्स्ट, इनर पार्ट ऑफ टिम्बर लॉग सराउंडेड द पिथ इज कॉल्ड। सिंपल है, मैक्रो स्ट्रक्चर से बता सकते हैं आप। है ना, हार्टवुड 35 का ए कौन बता रहा भाई, सैपवुड। क्या बोला जा रहा है, द इनर पार्ट ऑफ टिम्बर लॉग सराउंडिंग द पिथ। यार इतना कितना गलती करेंगे अपन, ये क्या है, पिथ। इस तरह का, इस पर ये जो पार्ट होता है इधर वाला, ये तो कहलाता है क्या, ये वाला पार्ट तो कहलाता है हार्टवुड, और जो बाहर बाहर का होता है ये वाला कहलाता है क्या भाई आपको, सैपवुड। इतना तो पता होगा अपने को, क्या ये नहीं पता है? नवीन, आपने ऑप्शन ए चूज किया है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये पता है या नहीं पता है। तो ये वाला पार्ट तो हार्टवुड है, ये वाला पार्ट है सैपवुड, इधर पर कैम्बियम लेयर, फिर इनर बार्क और फिर आउटर बार्क। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है इनर पार्ट, इनर बार्क के अंदर का नहीं पूछा है, पूछा है इनर पार्ट, इनर पार्ट ऑफ टिम्बर लॉग सराउंडिंग द पिथ। पिथ को सराउंड करने वाला पार्ट कौन सा, बिल्कुल सही सर। यदि हार्टवुड नहीं होता तो सैपवुड होता ना, बिल्कुल। जब सैपवुड नहीं होता तो कैम्बियर लेयर होता ना, बिल्कुल वो भी सही। जब हार्टवुड है तो हार्टवुड सही, बिल्कुल सही जितेंद्र, बिल्कुल सही। पिथ हार्टवुड, पिथ आएगा, उसके बाद हार्टवुड आएगा, फिर सैपवुड आएगा, फिर कैम्बियम लेयर, फिर इनर बार्क, फिर आउटर बार्क। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यूनिफॉर्म सीजनिंग ऑफ वुड इज डन बाय,
हाँ जी, जल्दी बताएं। डी बता रहे किल्न सीजनिंग। बाकी लोग, किल ने बताया दो ने, धनंजय ने और जितेंद्र ने। प्रद्युम्न नहीं बता रहे हैं 36 का। बी बता रहे हैं कौन, जितेंद्र। और 36 का सी बता रहे हैं नवीन। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ फास्ट सीजनिंग। जहाँ जहाँ मॉइस्चर होगा वहाँ वहाँ करंट फ्लो करेगा और उसके थ्रू हीट जनरेट होगी। तो यहाँ पर आपके पास पर यू कैन सी यूनिफॉर्म सीजनिंग। यूनिफॉर्म सीजनिंग मतलब जहाँ जहाँ मॉइस्चर होगा, जितना जितना मॉइस्चर होगा वो पूरा का पूरा आपके पास पर सेम रेट से क्या करेगा, वहाँ पर हीट की वजह से हीट जो जनरेट हो जाएगी वो किसकी वजह से, जब करंट पास होगा तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हीट जनरेट होगी। हीट जब जनरेट होगी तो वहाँ पर आपके पास पर मॉइस्चर जो रहेगा वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यू कैन सी द सीजनिंग ऑफ द टिम्बर। बहुत फास्ट मेथड होती है बट थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है, दैट इज इलेक्ट्रिक सीजनिंग। किल्न सीजनिंग में 100% यूनिफॉर्म नहीं होती, दैट्स वाई। किल्न सीजनिंग जो होता है उसमें 100% आपके पास पर यूनिफॉर्म होगी नहीं। उसमें भी डिपेंड करता है कि प्रोग्रेसिव है या कंपार्टमेंट वाइज है। प्रोग्रेसिव होगी तो चांसेस और कम हो जाते हैं, कंपार्टमेंट वाइज में तो भी चांसेस बने रहते हैं। ये प्रोग्रेसिव में एक के बाद एक के बाद एक जाएगी तो बाद में हीट की जो आप बोलेंगे हीट का जो टेम्परेचर रहेगा वो आपके पास और आगे जाते जाते कम हो जाता है, तो वहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, द मॉइस्चर कंटेंट इन अ वेल सीजन टिम्बर इज। हाँ जी, बताइए। सिंपल है, बिल्कुल सही। और कोई कुछ बताएगा? नेक्स्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्री इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसे? अभी बताया, पिथ कहा जाता है उसे, कहा जाता है। नेक्स्ट, 39, द वाटर इज टू बी रिमूव्ड before the timber can be used for any engineering purpose is known as। हाँ जी,
Simple. Which of the following is not a natural defect in a timber? Not natural forces की वजह से डिफेक्ट, बर्ल भी, ट्विस्टेड फाइबर भी. जो नहीं है वो है हनी कॉम्बिंग. इट इज नॉट अ नेचुरल डिफेक्ट. इट इज अ सीजनिंग डिफेक्ट. ओके. 41, 41, 42 और शायद आप 43 बता सकते हैं, दिख रहा हो तो. दिख रहे हैं, पूरे दिख रहे हैं. हाँ जी. The expansion and shrinkage of plywood are comparatively very low. The expansion and shrinkage of plywood are comparatively very low as piles in plywood are. Held in position by adhesive, glued under pressure, placed at right angle to each other, prepared from veneers. हाँ जी. एक ऑप्शन आपको बड़ा ही सही दिखने को मिल रहा है इसमें से. हाँ जी बताए जो सबसे सही है. क्योंकि यदि ग्रेन्स के अलोंग या ग्रेन्स के अक्रॉस यदि फाइबर हो रहा है, वो श्रिंकेज हो रहा है, तो आपने क्या कर दिया, एक को ऐसा लगाया है, एक को इस तरह से लगाया है ना, एक को इस तरह से लगाया देखने को मिल रहा है, और एक को जस्ट परपेंडिकुलर लगाया. तो एक यदि श्रिंक करेगा तो दूसरा श्रिंक नहीं करेगा. तो आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू प्लेस्ड एट राइट एंगल, और यू कैन से द परपेंडिकुलर जो प्लेस किया आपने, प्लेसमेंट किया, उसकी वजह से आपको देखने को कम मिलता है प्लाईवुड के अंदर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आर्टिफिशियल सीजनिंग ऑफ टिम्बर? इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल सीजनिंग नहीं है? कुछ तो है, जैसे चलो जैसे मैं कर देता हूं सॉल्ट एंड, दीज आर आर्टिफिशियल. तो पूछ रहा कौन नहीं है. बिल्कुल, वाटर सीजनिंग इज ऑल्सो आर्टिफिशियल, जिसमें रिवर के अंदर अपन टिम्बर को रख देते हैं और देखते हैं कि वहां से सैपवुड का पार्ट रिमूव होता जा रहा है वाटर के प्रेशर की वजह से. ये भी आर्टिफिशियल, इट इज नॉट आर्टिफिशियल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेक्ट इन टिम्बर? बहुत आसान, सबसे आसान क्वेश्चन यही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेक्ट इन टिम्बर? वेट रॉट भी है, रिंगाल भी है, शेक्स भी है, बट इफ्लोरेसेंस नहीं है बिकॉज ऑफ अल्कलीज. अल्कलीज होता है और अल्कलीज है नहीं अपने पास. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is the mechanical property of wood? Which of the following is the mechanical property of wood? Heat conductivity, sound conductivity, hardness, moisture movement. हाँ जी, आसान है. बिल्कुल सही. रेजिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड टियर इज द इंजरिंग प्रॉपर्टी, है ना. स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ हो गई आपके पास. पर एब्रेशन हो गया, एब्रेशन की यही रेजिस्टेंस होता है. Medium, decay of timber is caused in acid medium if pH is
ऑल ए एंड बी 45 का नो, इस पर तो हो जाएगा। ये बोल रहा है डिके ऑफ वुड कॉज्ड इन एसिड इफ पीएच इज लेस देन 6 या फिर यू कैन से लेस देन 5 पर ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता था। इस पर और इस पर लगभग सेम ही इफेक्ट देखने को मिलेगा। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट ऑप्शन बी, बट मेजरली लेस देन 5। इसके बाद कम इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन लेस देन 5 पर ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, लेस देन 4 पर और ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। सो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो बी और सी में से ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएंगे इसके। तो क्वेश्चन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है ऑप्शन वाला, है ना। ठीक है, नवीन रिंगाल एंड नॉट डिफरेंस, ओके। तो पहले तो रिंगाल आपको देखा हो, यदि आपने अब पता की कभी देखा है रिंगाल, मैं बता तो दूंगा ही आपको। पहली बात, रिंगाल देखा है, रिंगाल डिफेक्ट। एक ट्री है, एक ट्री है। इस ट्री के अंदर पर देखते हैं, इस तरह से। ये आपके पास ना पूरी ब्रांचेस है। यदि ऐसा कभी ट्री में देखने को मिलता है आपको, यहां से ब्रांच तो निकली, यहां से ब्रांच निकल गई, लेकिन यहां से नहीं निकली। ये है एब, इट इज एब नॉर्मल ग्रोथ, हुई ही नहीं प्रॉपरली, दिस इज एबनॉर्मल ग्रोथ, है ना। अब ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ है, इसकी वजह से जो डिफेक्ट देखने को मिलता है, इट इज रिंगाल। गाल और रिंड दोनों का अलग मतलब है। इसका मतलब होता है आपके पास पर बार्क, और इसका मतलब होता है गैल का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ। तो बार्क का जब एबनॉर्मल ग्रोथ होता है तो उसे रिंगाल बोलते हैं। अब ये ब्रांच ऐसी है, ये किसी दिन आप बैठे इसके ऊपर और चढ़े और टूट गए, तो ये ब्रांच जो है, ये वाला पार्ट आपके पास पर रिमूव हो गया। अब ये आपको ऐसा देखने को मिल रहा है।
तो इसमें और उसमें फर्क है, ये नेचुरल, ये नेचुरल, आप यू कैन से कि ग्रोथ जो रुकी है वो नेचुरली रुकी है, नेचुरली। ये ड्यू टू फोर्स रुकी है, पर इसको फोर्स डिफेक्ट के अंदर ना काउंट कर अपन इसको काउंट करते हैं इसी के अंदर, इसके अंदर अपन इसको काउंट करते हैं। किसको काउंट करते हैं? रिंगाल को। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। इसका टूटने के कारण आपके बैठना भी है, बहुत तेज हवा चली तो भी हो सकता है। ये आपके पास पर ये प्रॉपरली न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स नहीं मिले उसको, इस वजह से हो गए। हाँ नहीं, रिंगाल होता है ना, आपने यदि वो खाया होगा जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं यार उसे, मुझे याद नहीं आ रहा। ट्री, मैं बहुत ज़्यादा खाया हूँ, मेरे घर पर बहुत ज़्यादा ट्री थे उसके, क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम। गुआवा, गुआवा का ट्री जो यदि आपने देखा होगा, जैसे आप किसी जगह पर जाम, किसी जगह पर बीही, किसी जगह पर जामफल बोलते हैं, तो उसके साथ आपको देखने को मिलेगा उसमें ये वाला पार्ट, एबनॉर्मल ग्रोथ वाला पार्ट बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, और हम चढ़ चढ़ कर ये वाला भी कर देते हैं उसमें। तो दोनों तरह के डिफेक्ट, तो दिस डिफेक्ट इज ओके। ओके नवीन, हाँ अमरूद भी बोलते हैं, अमरूद ज़्यादा फेमस है मेरे हिसाब से नेम उसका। चलिए मैच करें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या लिखा है, लिस्ट 2 में क्या लिखा है, चेक करें और बताएं। आपको लिखा हुआ है ट्री लिस्ट 2 में, और लिस्ट 1 में लिखा है किस पर्पज से वो यूज हो सकते हैं। हाँ जी बताइए। आर्ट, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के लिए, हाँ जी, कौन सा यूज होगा? एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं बेल, अर्जुन, या फिर आपके पास पर बबूल को भी, बबूल कैन बी यूज। ओके, नेक्स्ट है आपके पास सर बोट बनाना है आपको, तो उसके लिए बोट के लिए बबूल, एक सुना होगा महुआ, यदि आपने यूपी में सुना होगा, वो यूज हो जाता है। टीक वुड यूज हो जाता है, और भी 2-3 है, कैर कर होता है, वो भी यूज हो जाता है बोट बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए भी, है ना। नेक्स्ट है रेलवे स्लीपर। अब इन दो से देखिए थर्ड और फोर्थ, ए और बी का थर्ड और फोर्थ, ये ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों। फिर से क्यों ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्टरी है? क्योंकि नहीं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट में हम लोग टीक वुड को यूज नहीं करते, लेकिन बोट के लिए हम दोनों को यूज कर सकते हैं। तो पहले के अकॉर्डिंग थर्ड हो गया, तो सेकंड के अकॉर्डिंग आपके पास पर थर्ड तो ऑप्शन चला गया, बचा फोर्थ। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? क्लियर है भाई?
इसके अलावा और भी है आपके पास पर यूजेस, तो मैं लिस्ट डाल दूंगा, वो देख लेना आप लोग। कप शेक इन टिम्बर, हाँ जी, क्या होता है कप शेक, क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ब्रॉड लीफ ट्री, गलत। मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग लाइफ ऑफ ट्री, गलत। रीजंस फाउंड इन ट्री, गलत। इट इज अ डिफेक्ट इन ट्री, है ना। कप शेक, हार्ट शेक, स्टार शेक, रेडियल शेक, वो सब डिफेक्ट्स है टिम्बर के अंदर। नेक्स्ट, द ट्री यील्ड सॉफ्टवुड इज, जो सॉफ्टवुड में आता है कौन आता है? चीर भी आता है, पाइन भी आता है, देवदार भी आता है, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। 47 का रिप्लाई नहीं आया था आप लोग में से, बहुत कम लोग का रिप्लाई आया है। Next, question number 49. The defect indicated by white decayed spots in timber is known as. हाँ जी, बताइए। बिल्कुल सही जितेंद्र, हाँ जी। बता रहे हैं आप लोग? डक्सिनेस और फॉक्सिनेस जो होता है वो दोनों एक ही तरह के ही डिफेक्ट होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है दोनों के अंदर पर वो सिर्फ एक ही चीज़ का है, वो डिफरेंस है कलर का, कि किस किस तरह के डिफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। सब वाइट पैचेस बन जाते हैं आपको डॉक्सिनेस में, टिम्बर के अंदर भी हो जाते हैं, बाद में भी, और पहले से भी होते हैं, मतलब ट्री लगा लगा है आपके पास पर, जैसे ये विजिबल हो, दिख रहा है आप लोग को? दिस इज डक्सिनस, ये डक्सिनस होता है। क्लियर है? प्रद्युम्न, कुछ ट्री में भी आप देख सकते हैं
ये आपको ट्री में भी देखने को मिल रहा है इस तरह से, स्टैंडिंग ट्री के अंदर पर। सो दिस इज डक्सिनस। डक्सिनस यू कैन से इट, इस तरह से कुछ देखने को मिलता है फक्सिनस। देखिए क्या हुआ है इस डिफेक्ट के अंदर पर। फंगल नहीं है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल फोर्सेस की वजह से यू कैन सी दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। फंगल नहीं होता, फंगस की वजह से होता तो फिर हम उसे फंगस के अंदर कैटेगराइज करते। ये कलर अच्छा दिख रहा है, ये वाला बताएगा आपको। और किधर गया, अभी तो दिखा था। जैसे ये है, ये थोड़ा सा दिखा रहा है आपको डक्सिनस के बारे में, फ्रॉक्सिनस के बारे में ना। ना अभी ये डक्सिनस फ्रॉक्सिनस के अलावा और क्या बोला था आपने, क्या थे भाई ऑप्शंस में? एक वेन था, वो तो आपके पास पर टिम्बर के अंदर पर डिफेक्ट्स, जो आपके बार्क वाला पार्ट दिख जाता है। जैसे ये वाला पार्ट जो है, जैसे इस तरह का चीज़ यदि आपको देखने को मिलता है टिम्बर के अंदर, तो अपन इसे बोलते हैं वेन, है ना। इसका और भी कुछ एग्जाम्पल देखता हूँ मैं, कुछ देखने को मिलता है तो उसको कट करके निकालना होता है। मतलब बार्क का पार्ट यदि टिम्बर में छूट जाए, कटे नहीं प्रॉपरली, तो दैट इज नोन एज वेन। चलिए, तो ये था आपके पास पर, और क्या था आपके पास पर? क्लियर है? सो ये था द डिफेक्ट इंडिकेटेड बाय वाइट डिके स्पॉट टिम्बर इज नोन एज, ये भी नहीं होता, वेन भी नहीं होता। डॉटिनेट्स ये एक तरह का आपके पास पर डिफेक्ट है जो आपको देखने को मिलेगा। यू कैन से कि एक फंगल डिफेक्ट की वजह से भी देखने को मिल सकता है। 50-51 50-51 द परमिसिबल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट फॉर डोर्स। हाँ जी, फ्रेम्स और डोर में डिफरेंस है, तो आंसर कर सकते हैं आप। फ्रेम्स और डोर में डिफरेंस है तो यू कैन आंसर इट। जो नहीं है उनको मैं हटा देता हूं पहले। हाँ जी, जिनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वो है ये दो ऑप्शंस। अब बताइए उन दोनों में से क्या होगा परमिसिबल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट फॉर डोर्स।
अरे अभी फ्रेम्स का बताया था ना, बिल्डिंग फ्रेम्स का बताया था। बिल्डिंग फ्रेम्स और डोर दोनों सेम होते हैं क्या? किस में ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए आपको? फ्रेम्स में चाहिए। तो फिर फ्रेम्स के अंदर मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा कम रहना चाहिए। तो डोर से रिलेटेड बातें करेंगे तो क्या होगी? हाँ जी, कंफ्यूज हो जाते हो। तो पहले तो मैं कोड बता देता हूँ आप लोग को, आप लोग को कोड पता रहना चाहिए, है ना। IS 287, इसमें जो कैटेगरी दी गई है जैसे डोर, विंडो, बिल्डिंग फ्रेम्स, इन सब की कैटेगरी दी गई है। जोन 1 2 3 4, इसमें जोन 1 2 3 4 बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमिडिटी, कितनी ह्यूमिडिटी रहती है उसके बेसिस पर आपके जोन 1 2 3 4 बनाए गए, कितना मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है उसके अंदर। तो जोन 1 2 3 4, जैसे जोन 4 जैसे मुझे याद है 67% से यदि ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो वो जोन 4 के अंदर आता है। जहाँ तक एक बार देख लेते, कोड ही देख लेते। और जोन 1 है वो लेस देन 40% वाले के अंदर वो बात करता है। अरे बहुत नीचे आ गया, इतना भी नीचे नहीं आना। कहाँ गया टेबल? ये रहा टेबल। देखिए, ये परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर फॉर डिफरेंट यूजेस है। दिख रहा है सभी को? अरे दिख रहा है क्या भाई? दिख रहा है? विजिबल है ना? ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए जोन 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। ठीक है, अभी जोन 1 2 3 4 क्या है? ये जैसा मैं बोल रहा था लेस देन 40%। सो लेस देन 40% जोन 1, मोर देन 67% जोन 4। ओके, फिर 40 से 50, 50 से 67% के लिए जोन 2 और 3 दे रखे हैं। ठीक है, किसके बारे में बातें चल रही? जोन 1 2 3 4, ये किसके बेसिस पर बात कर रहे हैं? ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको आप पढ़ लेना। इसका रीजन क्या है, इसमें दो चीजें काम की है। एक तो ये इसके बेसिस पर मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेंगे, एक और ये ध्यान से देखें, सीजन टिम्बर or whether air or kiln dry shall be deemed to conform to the moisture content requirement of the standard if the average moisture content of the all sample from the given lot is within 2% and the moisture content of the individual sample is within 3% of the permissible moisture content for the particular use in the locality indicated under this. So यहाँ पर जो लिखा है आपके पास पर, you can say ये जो है 2% और ये जो लिखा है 3%, ये 2% और 3% यदि विजिबल है, नहीं है तो मैं विजिबल इसको कर देता हूँ। ये 3% जो दिख रहा है और ये जो 2% दिख रहा है, ये आपके पास पर है परमिसिबल लिमिट, या सॉरी परमिसिबल लिमिट, आई एम सेइंग टॉलरेंस, कितना टॉलरेंस हो सकता है, टॉलरेंस। ठीक है, कितना टॉलरेंस हो सकता है। जोन और बता रहा हूँ, ये लो जोन का स्क्रीनशॉट लेना तो जोन का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
अरे टॉलरेंस लिमिट इधर भी दी हुई है और यहाँ पर भी दे रखी है। टेस्टिंग के लिए लेते हैं तो लॉट में कितने रहेंगे। तो जोन 1 2 3 4 में दिया है। हमें क्या देखना है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, एयरक्राफ्ट से लेकर सभी चीज़ें, बूट लैशेस, बीम, राफ्टर, डोर्स, डोर एंड विंडोज। विजिबल है क्या, विजिबल है क्या? ये है डोर एंड विंडो, डोर एंड विंडो। इसके परसेंटेज दे रखे हैं, ये है 10 12 14 16, मतलब यू कैन से 10 से 16% तक का हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो सभी के दे रखे हैं आपको, और इसमें कुछ मार्किंग जो कर रखा है वो मैं आपको जोन 1 2 3 4 के बेसिस पर बात कर रहा हूँ। यदि आपको दिख रहा है, क्लियरली विजिबल नहीं है, तो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये वाला जो जोन है, दिस वन इज जोन 4, उसके ऊपर वाला जोन 3, ये वाला जोन 1, और ये वाला जोन 2। ओके, तो जैसे आपके पास पर महाराष्ट्र का कुछ एरिया, एमपी का वेस्टर्न पार्ट, ये एमपी है। जब एमपी की बात करता हूँ मेरे स्टेट की, तो ये रहा एमपी। कुछ इस तरह से। बिल्कुल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव, जोन बेस्ड एंड एवरेज, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, चलिए। सो ये था डेटा, आप लोग को काम आ जाएगा। तो कोड मैंने बता दिया आपको 287-1993, इसको आप लोग याद रख लें। इसको मैं सेंड कर दूंगा, यदि नहीं करूं तो फिर आप लोग तो डाउनलोड कर ही लोगे यार, इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है, पहले ही मिल गया। ओके, तो किससे ज़्यादा था वो? 10 से लेकर 16 तक। ये 16 के नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, अरे कहाँ डेटा याद रखता हूँ यार, ये सब तो आप लोग ने बता रहे हो मुझे, आप ही बता रहे हो तो मुझको याद है। ऐसे आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बता रखे हैं, तभी मुझे याद हुआ। द फिनोमिना ऑफ इंटरनल क्रैकिंग in timber due to drying stresses called as the phenomena of internal cracking। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारा डेटा याद है। आप देखो अपन ने कितने सारे क्वेश्चन किए हैं, तकरीबन नहीं करते हुए तो भी अपन ने कर लिए हैं कुछ 600 650 क्वेश्चन कर लिए। उस 600 क्वेश्चन में से कम आप 500 क्वेश्चन को तो खुद ही किए हो। 100 क्वेश्चन के अंदर मैंने अपना इनपुट दिया होगा, 500 क्वेश्चन का डेटा तो आप लोग को ही पता था, तो आपको मुझसे ज्यादा डेटा पता है। हाँ जी, the phenomena of internal cracking in the timber due to drying stress is, हाँ जी बताइए। सभी लोग बताएं। क्या होता है हनी कॉम्बिंग? इसमें क्या होता है? इंटरनल सेपरेशन ऑफ फाइबर
ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, हनीकॉम्बिंग। ठीक है, क्या 1500 प्लस क्या बोल रहे हो? मैं अभी सिर्फ इसके अंदर पर बात कर रहा हूँ, बीएमसी के अंदर। 51 का ऑप्शन सी है। ठीक है, फिफ्टी टू। The number of zone in India for classification allowable moisture content in the building timber as per Indian standard। कोड बताओ मुझे, अभी बताया मैंने। कोड का नाम क्या है भाई? 287 1993। बोला था डेटा आएगा कहीं ना कहीं, आया डेटा। कितने जोन है भाई? 2 3 4 5 6, कितने कितने जोन है? चार जोन है। रेंज बताओ मुझे, रेंज रेंज जोन 1 की बताओ। 1 2 3 और 4th रेंज बताओ। पहले की रेंज, पहले की रेंज लेस देन 40, दूसरे की 40 से 50, तीसरे की 50 से 67 और चौथे की 67 से ज्यादा। ठीक है, ओके। तो अपन ने थोड़ा कुछ डेटा ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, और जोन के बेसिस पर मॉइस्चर कंटेंट भी पढ़ लिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट, as per terminology used for timber, the angle between the face of the cutter and the line joining the cutting edge of the center of the block is called as। हाँ जी, देखिए याद है क्या आपको? हाँ जी, बता रहे हैं आप लोग। As per terminology used in timber, the angle between the face of the cutter and the line joining the cutting edge the block is called as, it is known as cutting angle। It could be like, मुझे लग रहा है कि जो ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। एक बार मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, इससे थोड़ा मेरा डायग्राम जो मैं सही नहीं बना रहा हूँ वो दिख जाएगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। The angle between the face of the cutter and the line joining the cutting edge, face of the cutter or line joining the cutting edge block is known as। ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये है आपके पास पर फेस और कटिंग एज का ये जो एंगल है ये यहाँ पर दिख रहा है।
दिस वॉज द एंगल. रिफ्रेश करो धनंजय, रिफ्रेश करो. इसे बोलते हैं कटिंग एंगल. तो इसका आंसर है कटिंग एंगल. नेक्स्ट, सिलेक्ट ऑप्शन, है ना, करेक्ट जो आपके पास पर कॉम्बिनेशन बना रहा है. फाइबर बोर्ड, हार्डवुड, लैमिनेटेड टिम्बर, प्लाईवुड. हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी बताइए. मयंक डी बता रहे हो. सभी का अटक रहा है क्या? सभी का बताइए. हाँ जी. एक एक कर कर बात करते हैं. सबसे पहले फाइबर बोर्ड, इट इज अ insulating material which you may use for roofing के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है. मतलब ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा. तो इसका आंसर हो गया 2. अब 2 वाले कौन कौन नहीं है? ये 2 हैं, है ना. अब देखते हैं हम जो कॉमन नहीं है वो देखते हैं. ऑप्शन डी में देखते हैं, प्लाईवुड. प्लाईवुड प्लाईवुड किसके लिए यूज होगा? प्लाईवुड आपको पता है प्लाईवुड किसके लिए यूज हो जाएगा? इट कैन बी यूज फॉर आर्च एंड ट्रसेस. लैमिनेटेड टिम्बर और हार्डवुड का आपके पास पर इसमें एक और चीज भी हो सकता था. आर्चेस एंड ट्रस जो है वो प्लाईवुड से भी बन सकती है और हार्डवुड से भी आपके पास पर ये हो सकता है, पर ये ऑप्शन ही नहीं है. देयर इज नो ऑप्शन बी का. हार्डवुड से आप बना सकते हैं आर्च एंड ट्रसेस. इसका मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका ये भी हो सकता था. हार्डवुड से अपन आर्चेस और ट्रसेस भी बना सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में ही नहीं है. ये तो वो ज्यादा प्रेफरेबल रहता. प्लाईवुड से आप बनाएंगे यदि हार्डवुड नहीं है तो यू कैन यूज प्लाईवुड फॉर आर्चेस एंड ट्रसेस. डी का 4th ऑप्शन डी इज करेक्ट. आपका क्या रीजन था मयंक ऑप्शन डी चूज करने का? मयंक ऑप्शन डी चूज करने का क्या रीजन था? मयंक बताया था क्या आपने आंसर? मयंक किस बेसिस पर बताया आंसर? बस ऐसा बोल दिया डी सर, आज डी. अरे मयंक ने बुक कर ली है नहीं करी है? मयंक बुक करने से पहली बात समझो, बुक के कुछ कुछ क्वेश्चंस के मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आंसर जो है बुक में जो दे रखे हैं और वो एक्चुअल में क्या होने चाहिए, बता रहा हूँ ना. यदि मयंक ने कर लिया तो इसलिए ध्यान रखो कि बुक के क्वेश्चंस करने के बावजूद आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है कि आपको सब बन जाएगा, क्योंकि बुक के बहुत सारे क्वेश्चन जो है जिनके
बहुत सारे तो नहीं पर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एक क्वेश्चन जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शंस हैं और उस कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शंस में से यू हैव टू चूज अ पर्टिकुलर करेक्ट ऑप्शन। क्या हो गया मयंक? नहीं नहीं किया, नहीं किया। अरे यार हम तो बहुत खुश हो गए थे कि मयंक ने पूरे क्वेश्चन कर लिया, अब मयंक सबको पार्टी देगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। The best season for felling of timber, trees of timber production in hilly areas. Hilly areas, पहली बात तो देखो मिड ऑफ विंटर है ना, मिड ऑफ विंटर पर आप कर सकते हो और एंड ऑफ या मिड ऑफ समर या स्टार्टिंग ऑफ समर पर कर सकते हो। स्टार्टिंग ऑफ समर पर और मिड ऑफ विंटर पर यू कैन फेल डाउन द ट्री। बस लेने आना पड़ेगा है ना, बस इस टाइम पर तो सब पार्टी देने को रेडी है, सब सब सब। ईच एंड एवरीवन इज राइट नाउ रेडी टू थ्रो द पार्टी। कहाँ रहते हो मयंक? सिटी बताओ, स्टेट बताओ, कंट्री तो जान रहा हूं। भीलवाड़ा, हाँ भीलवाड़ा ज्यादा दूर नहीं, आना तुम जयपुर आना, तुमसे मिलता हूं, तुम्हारे साथ फोटो लेकर बाकी लोग को डालेंगे अपन। चलिए यहां पर देखते हैं द बेस्ट सीजन फॉर फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एरियाज। हिली एरियाज पे कौन सा सीजन होना चाहिए? मैंने आप लोग को बताया, ये आपने सुना तो कौन सा सीजन? मिड ऑफ विंटर and starting of summer. These are the season which is preferable in most of the part of India, but this question is especially for the hilly areas के लिए। आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे तो भी आप लोग को बहुत से क्वेश्चंस बन जाएंगे और आपके नॉलेज से ही आप लोग उसको, जो भी सही बोला जितेंद्र ने कि जितना पढ़ा उसके बेसिस पर आप गलत सही तो उतना कर ही सकते। कुछ ऑप्शन समझ नहीं आती, दैट्स व्हाई वो अपन यहाँ समझ लेंगे। चलिए द बेस्ट सीजन फॉर फेलिंग ऑफ टिम्बर इन हिली एरियाज। स्प्रिंग सीजन। अरे क्या भाई क्या बोल रहे हो? स्प्रिंग सीजन में क्या इतना बारिश में जाओगे क्या ट्री काटने को? कैसा बोल रहे हो यार, ये तो नहीं होगा। विंटर में टेम्परेचर और ऊपर का डाउन हो जाएगा। हिली एरियाज में एज यू नो कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते लेवल ऊपर जाते आते और टेम्परेचर क्या होता है आपका? टेम्परेचर क्या होता है आपके पास पर? मीन सी लेवल पर कितना टेम्परेचर है? 15 डिग्री सेल्सियस। ऊपर जाओगे तो आपके पास पर हर 1000 मीटर पर 3 डिग्री का टेम्परेचर कम हो जाएगा आपके पास पर, हर 300 डिग्री पर हो जाएगा कम, है ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से। तो टेम्परेचर आपके पास पर कहाँ ऑटम लिखा है भाई? स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है? अभी कौन सा सीजन चल रहा है? अरे धनंजय अभी कौन सा सीजन चल रहा है? पोस्ट मॉनसून। देखो स्प्रिंग सीजन एग्जैक्टली पोस्ट मॉनसून, जैसे अपन बोलते तो हैं पोस्ट मॉनसून, लेकिन यू कैन सी रेनफॉल इन दैट सीजन, है ना। और इट इज नॉट क्या बोलते हैं अपन इसे, एग्जैक्टली फीजिबल नहीं होता आपके पास पर ट्री को कट करना। तो इसलिए स्प्रिंग सीजन जो रहता है या फिर आपके पास पर मॉनसून सीजन जो रहता है आपके पास पर, और उसके अलावा भी बात कर लूं मैं विंटर सीजन जो रहता है, दैट इज नॉट प्रेफरेबल वन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिकल कंडीशन, है ना, इन सब चीजों की वजह से। नेक्स्ट आपके पास पर बचता है, ये भी नहीं ये भी नहीं, बचता है समर। समर क्यों? क्योंकि समर में बाकी जगह का टेम्परेचर ज्यादा है। कहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है? जैसे अपनी अर्थ सरफेस पर टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास पर टेम्परेचर ज्यादा है। जहां पर रेडिएशन अब्जॉर्ब नहीं होता वहां टेम्परेचर ज्यादा नहीं रहता, तो इसलिए हिली एरिया पे जाओगे तो समर पे भी जाओगे तो भी टेम्परेचर वहां डाउन रहेगा, है ना, तब वहां पर अपन कटिंग कर सकते हैं ट्री की। तो आंसर इज समर। क्वेश्चन नंबर 56, एज पर IAS कोड द वेट ऑफ द टिम्बर इज स्पेसिफाइड एज एट, किस पर्टिकुलर वेट पर?
हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, हिल पर यदि रेडिएशन ज्यादा होता तो हिल पर टेम्परेचर, अरे बर्फ जमती हिल पर है या नॉर्मल ग्राउंड पर होती है धनंजय? रेडिएशन आ कहां से रहा है? जितनी भी यूवी रेज है उन यूवी रेज को एब्जॉर्ब आपकी ओजोन कर ले रही है, जो बाकी बची आ जाती है उन रेस को एब्जॉर्ब, जो भी आपके पहली बात तो जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है वहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, तो अपनी अर्थ सरफेस पर ज्यादा होता है ना, पहली बात। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर आपको और डाउन होते हुए देखने को मिलता है, और टेम्परेचर डाउन होते हुए मिलता है, इसलिए अपन अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर एग्जैक्टली एकदम ग्रेडियंट एकदम डाउन नहीं हो जाता है, बीच में आपके पास में टेम्परेचर बढ़ता भी है, लेकिन वो जो वेरिएशन है वो ग्रेडियंट जो है वो बहुत ही कम है। नहीं, एग्जैक्टली आंसर है ना समर, समर सीजन पर आप कटिंग कर सकते हैं ट्रीज का हिली एरियाज में। धनंजय समझ आया? एज पर आई एस कोड द वेट ऑफ द टिम्बर स्पेसिफाइड इज स्पेसिफाइड एट कितने टेम्परेचर पर? हाँ जी जल्दी। 12% के मॉइस्चर कंटेंट पर आप स्पेसिफाई करते हैं टिम्बर को और टिम्बर की क्लास को कि कौन सा टिम्बर है, कहाँ मिलेगा, क्या क्वालिटी रहेगी, सभी को। और ये आपके पास पर उत्तराखंड स्टेट में ही जो जितने ट्रीज है उन्हीं के बेसिस पर कोड भी बनाया गया आधे से ज्यादा। यू कैन सी द वैरायटी ऑफ ट्रीज इन उत्तराखंड, इन सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ ट्रीज वहां पर मिलता है, मतलब ट्रीज सबसे ज्यादा नहीं पर वैरायटी सबसे ज्यादा वहां मिलती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम? हाँ जी बताइए, किस डायरेक्शन पे स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी? परपेंडिकुलर, थोड़ा ध्यान से देख के बताना, सोच कर बताना आप सभी लोग। ये टिम्बर, एक ही है टिम्बर, ये फाइबर्स हैं उसके, ये फाइबर्स है उसके। अब बताओ थोड़ा सोचकर, लोड लगाने वाले हो आप, किस पर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा? एक ये है और एक ये है। हाँ भाई नवीन, मयंक, बताइए। धनंजय समझ आया किस पर लगाओगे? पैरेलल टू ग्रेन्स। नवीन पैरेलल टू ग्रेन्स। और कोई ऑप्शन है? जितेंद्र बताओ भाई जल्दी से। पैरेलल टू ग्रेन्स। नेक्स्ट, knot in timber are defect caused by crushing fiber split radiating from the center, spec'd strain, sign of branch cut off। बताया था मैंने, तो शायद अब ये पता होगा आपको। बिल्कुल सही, नवीन ने दिया है साइन ऑफ ब्रांच कट ऑफ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, नॉट्स और एंडगाल जो पूछा था, नवीन ने पूछा था। हाँ जी, सभी को बना कि नहीं बना? ज्योत्सना नहीं आई क्या आज? ज्योत्सना का अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं है। The life of teak wood door and windows is usually to be। हाँ जी बताइए।
हाँ जी बताइए। चलिए पहले तो अपन बात करते हैं टीक वुड की। सिर्फ टीक वुड 70 से 90-100 साल तक का इसका लाइफ स्पान होता है। अब टीक वुड की भी वो क्वालिटी जो यूज की जा रही है डोर और विंडो के लिए, स्पेसिफाइड किया डोर एंड विंडो, दैट वुड बी अप्रोक्सीमेट 30, 40, 45, 50 ईयर्स तक के लिए इसकी लाइफ देखने को मिलती है, जो डोर एंड विंडोज के लिए यूज की जाते हैं टीक वुड। क्लियर है? आई एम नॉट सेइंग कि सब तरह के टीक वुड जो बीम्स और कॉलम्स में यूज किए जाते हैं उनकी लाइफ आपको 60-60 साल 70-70 साल देखने को मिलती है। मेरा जो ब्रॉटअप हुआ है वो ब्रॉटअप हुआ है कोल माइंस एरिया में। सो कोल माइंस एरिया में एमपी के अंदर पर जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है छिंदवाड़ा। यदि आपने सुना होगा, एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन है कमलनाथ, जो अभी लास्ट सीएम भी थे, जिनको हटाकर शिवराज सिंह चौहान वापस बन गए एमपी के। तो उनका जो एरिया है, मतलब जो वहाँ से जो जिस एरिया से वो एमपी इलेक्ट होते हैं उस एरिया में कोल माइंस बहुत है। तो कोल माइंस के वहाँ पर मेरा घर था। तो वहाँ पर पहले ब्रिटिशर्स की कोल माइंस थी। तो मेरा जो घर था, मेरा जो ब्रॉटअप हुआ, अपब्रिंगिंग जिस घर में हुई, वो ब्रिटिशर्स का घर था। तो वो जो घर था उस घर में, मतलब मेरे घर में ऐसा नॉर्मल रूफ नहीं था, आरसीसी नहीं था वो घर था ब्रिटिशर्स का घर था। तो वो पूरा टिम्बर का था ऑलमोस्ट। वॉल तो काफ़ी ज़्यादा थिक थी लेकिन घर पूरा टिम्बर का था। तो उस पर ऊपर बीम्स थी, हर जगह बीम्स बनी हुई थी। तो वो बीम्स का यदि मैं डायमीटर यदि बात करूँ तो बीम का डायमीटर तकरीबन तकरीबन 50, 60, 70 सेंटीमीटर का, लगभग इतना डायमीटर का आपके पास पर पूरी बीम डली हुई थी। और वो काफ़ी सालों से थी, मैं इतने साल रह गया उस पर, अभी भी है, अभी भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है वो। तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा तक लाइफ हो सकती है। और वो टीक वुड था, क्योंकि उस एरिया में टीक वुड बहुत ज़्यादा। तो 40 ईयर्स जो है वो हम बात कर रहे हैं डोर एंड विंडो से रिस्पेक्टिव। लेकिन उस घर में तब के डोर विंडो लगे हैं और वो मतलब उसी वुड के थे जिससे सब कुछ बना हुआ है। तो स्पेसिफाइड नहीं किया था। ड्राई रॉट कॉज ड्यू टू lack of ventilation, alternate wet and dry condition, complete submerged in water, white ant attack। अभी बताया था मैंने, यदि आप लोग को पता हो तो। हाँ जी, ये भी है एक तरह का ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन से जो रॉट मिलता है दैट इज वेट रॉट, और जो लैक ऑफ वेंटिलेशन से मिलता है दैट इज ड्राई रॉट, दैट इज ड्राई रॉट। हाँ जी, बाकी लोग बताएं। यही है आंसर, और कुछ है? ओके, तो ध्यान रखिए, इसको और ही बोल दो, लैक ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एयर। ओके, कंफ्यूजन उन दोनों में ही हो सकता है, ये दो तो नहीं है। आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। The advantage of plywood over solid wood is reduce shrinkage and swelling, nearly equalize strength in all direction, availability of thin large size sheet, all of the above। हाँ जी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, नियरली इक्वलाइज स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट। अवेलेबल हो जाता है थिन शीट्स के अंदर, ये दो ऑप्शन इंपॉर्टेंट, तो इसकी वजह से ऑप्शन डी करेक्ट है। रिड्यूस श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, ऑब्वियस सी बात है।
है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट किया आपने तो स्वेलिंग और सिंकेज के चांसेस, मॉइस्चर हटा कर किया है तो इसलिए चांसेस कम है। नेक्स्ट, स्टीपिंग इज द मेथड ऑफ ट्रीटिंग वुड। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। ट्राई करें आप लोग यदि पता हो तो। क्या बता रहे हैं? नो नो बता रहे धनंजय, मयंक। सी बता रहे हैं कौन? नवीन बता रहे हैं। बाकी लोग? और जितेंद्र। हाँ जी, इसका आंसर है स्टीपिंग इज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वुड विच वुड इज डिप्ड इन ब्राइन सोल्यूशन। ये आपके पास पर, इसमें आपके पास पर प्रिजर्वेटिव्स में आप क्या करते हैं? डिप्ड कर देते हैं इसे। अलग अलग तरीके से आपके पास पर प्रिजर्वेटिव लगाने का तरीका होता है। जैसे स्प्रे भी किया जा सकता है, पेंट भी किया जा सकता है, डिप करके रखा भी जा सकता है ना, मॉइस्चर के फॉर्म में भेजा जा सकता है, वेपर्स के फॉर्म में भेजा जा सकता है। ये सब तरीके होते हैं आपके पास प्रिजर्वेटिव लगाने के। उसमें से जो स्टिपिंग होता है वो मेथड होता है जब यूज करते हैं हम किसके लिए? कुछ में हाई प्रेशर से भेजते हैं, तो ये होता है जिसके अंदर हम डिप करके रखते हैं केमिकल्स के अंदर पर। ओके, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज सोकिंग, सोकिंग भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइबर बोर्ड कैन बी, फाइबर बोर्ड कैन बी, फाइबर बोर्ड जो रहता है आपके पास पर उसके साथ क्या हो सकता है? ध्यान से देखिए, तीन ऑप्शन एक जैसी दिख रही है, एक ऑप्शन ही बस अलग है। हाँ जी, बताइए। बताइए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो अलग लग रहा है? यूज फॉर फर्नीचर हो सकता है,
रूफिंग भी होता है फाइबर बोर्ड। एक और ऑप्शन, एक और क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से थोड़ा सा, है ना, ये डी ऑप्शन इसका सही है। बी पेंटेड, पेंटेड विद डिस्टेम्पर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है ऑप्शन। ये दीज ऑल थ्री आर सेम ऑप्शन और दिस इज द डिफरेंट। इट कैन बी यूज डायरेक्टली, है ना, फॉर फर्नीचर। फर्नीचर के लिए रेयरली यूज होता है, लेकिन अब इन चारों में से देखें तो फर्नीचर ज्यादा बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट यदि बात करता हूँ रूफिंग के हिसाब से, फाइबर बोर्ड के हिसाब से, फाइबर बोर्ड वर्सेस प्लाईवुड। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि फाइबर बोर्ड और प्लाईवुड, ये दोनों के बारे में पूछा जा सकता है, क्या दोनों की स्ट्रेंथ सेम होती है, क्या दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, क्या होता है? हाँ जी, ओके, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, ये मल्टीपल लेयर से बनता है, इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। ये आपके पास पर इन जनरल सिंगल लेयर्ड, एंड यू कैन से थोड़ा वेस्ट भी होता है इसके अंदर फाइबर बोर्ड, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है। तो इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, कंपेरेबल ही नहीं है, यू कैन से बोथ आर नॉट कंपेरेबल। ओके, द प्लाईवुड इज वेरी वेरी much stronger than fiberboard. Next, a tight knot free from decay, which is a solid across its face and at last as hard as the surrounding wood. हाँ जी, क्वेश्चन पढ़े। हाँ जी, बताइए। पहली बात तो इसके बारे में पता रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि ब्रांच टूटी लेकिन ग्रोथ चालू है। ब्रांच यदि टूटी फिर भी ग्रोथ चालू है तो अपन उसे टाइट नॉट बोलते हैं। इसका दिखाता हूं मैं, यदि पिक्चर दिख जाती है तो। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। आज तकरीबन 45 के आसपास अपन ने क्वेश्चन किए, कल ये खत्म हो जाएगा, कल अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। विजिबल नहीं है, इसमें शायद देखने को मिल जाए आपको। जैसे
आपके पास पर ये जो देखे नॉट देखने को मिल रही है और ये नॉट देखने को मिल रही है, दो नॉट, इस नॉट में क्या है, ये नॉट अलग निकल रही है, ये नॉट जो है इससे अलग, आप उसको ज्यादा थोड़ा सा मैकेनिकली स्ट्रेस लगाओगे तो अलग निकल सकता है, इसको हम बोल देंगे इट इज अ लूज नॉट, जिसकी ग्रोथ अभी भी चालू है, तो वो अभी पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कि उसका डिके नहीं हो गया, यदि पूरी तरह से अभी भी लिविंग कंडीशन में है तो वो आपको डिफरेंस ही समझ नहीं आएगा उसका कि वो अलग से उसका कोई लेयर बन रहा है, तो इट इज नोन एज टाइट नॉट। तो पहली बात तो यदि मैं बात करता हूं तो दो तरह की नॉट है आपके पास पर, एक है लूज नॉट और एक है टाइट नॉट। क्लियर है? पहली बात ये समझ में आई क्या? ये समझ में आया आप लोग को, सभी को? ओके, तो टाइट नॉट और लूज नॉट पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए। नाउ आप देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ टाइट नॉट फ्री फ्रॉम डिके, बिल्कुल, विच इज सॉलिड अक्रॉस इट्स फेस एंड एट लीस्ट एज हार्ड एज द सराउंडिंग वुड। तो ये नॉट क्या रहेगी, ये लूज नॉट रहेगी क्या? नहीं रहेगी। पंक नॉट मतलब जो बाहर की नॉट रहेगी वो भी नहीं रहेगी। पिथ नॉट मतलब बहुत ज्यादा डार्कर शेप की दिखने वाली है, बिल्कुल भी नहीं, डार्कर शेप की भी नहीं दिखने वाली है। इट कुड बी साउंड नॉट, साउंड नॉट कहने का मतलब है कि ये ऐसी नॉट है जिसमें बहुत ज्यादा आपके पास पर स्वेलिंग वगैरह नहीं आई है, और इस नॉट ने अपना बहुत ज्यादा इफेक्ट जो डिफेक्ट के फॉर्म में है वो शो नहीं किया है, बहुत ज्यादा डिफेक्ट के फॉर्म में शो नहीं किया, जैसे मैंने यहां पर बताया। तो कौन सी साउंड नॉट नहीं होगी? जैसे ये इट इज नॉट अ साउंड नॉट, है ना, इस तरह के यदि आपके पास पर नॉट्स आती है तो इट इज नॉट अ साउंड नॉट, लेकिन उसका कलर बाकी के साथ मैच कर जाए और कोई डिफरेंस समझ ही ना आए, उसका जो कलर है वो लगभग लगभग मैच कर जाए, कुछ डिफेक्ट समझ ही ना आए, जैसे ये इट इज विजिबल टू यू। आप देखिए ये नॉट इतने टाइटली पैक्ड है कि अलग अलग दिख ही नहीं रहा है, इस तरह का कुछ रहता है। सो इस टाइट नॉट को हम बोल सकते हैं क्या? साउंड नॉट। ओके, सो 64 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए हैं, तो आज हमने लगभग 45 क्वेश्चन कर लिए हैं। कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, कल इस टॉपिक को खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचेंगे, ठीक है? तो अब थोड़ा हम लोग अपने एमसीक्यू को खत्म करने वाले हैं, एक दो दिन में हम एमसीक्यू खत्म कर लेंगे, 2 दिन और लगेगा एमसीक्यू खत्म करने में, 2 या 3 दिन, उसके बाद फिर अपन आएंगे पीवाईक्यू में, और उसके बाद गुप्ता एंड गुप्ता, ठीक है? चलिए, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही है, कल अपन स्टार्ट करेंगे सेम टाइम पर, ठीक है? चलिए, बाय बाय, टेक केयर।